तो हमने पिछले हफ्ते एक ऑसम सीरीज को एक्सपीरियंस किया जिसे देखते देखते आपको द लास्ट ऑफ अस, द लोकी, मैड मैक्स, रोड फ्यूरी एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रोड जैसे फिल्मों सीरीज की याद तो आपको आई गई होगी। ये सीरीज एक लाइव एडेप्टेशन है द फॉलआउट गेम का। हालांकि मैंने ये गेम नहीं खेला और मैं इस गेम के रिगार्डिंग जितने भी जानकारी आपको दूंगा वो सब मुझे इंटरनेट ब्राउजिंग के चलते ही मिली है। और ऑफकोर्स अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हो तो आपको गेम्स खेलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये गेम्स खेलना चाहते हो तो आप 2015 की गेम को खेल सकते हो। उस गेम का स्टोरी लाइन और इस सीरीज का स्टोरी लाइन लगभग सेम ही है। अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन यार, अब चलता है असली मसाले की तरफ। आपको ये सीरीज देखने के बाद बहुत से सवाल और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे, उन सबको एपिसोड वाइज डिकोड करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले कुछ जरूरी सवाल को ले लेते हैं। तो व्हाट इज गोल? गोल क्या होता है? तो गोल इस कैरेक्टर का नाम नहीं है, इन जैसो का नाम है। तो द ग्रेट न्यूक्लियर वॉर के बाद एक्सट्रीम रेडिएशन के चलते उन ऊपर का स्किन को बहुत हद तक डैमेज हो गया और वो गोल्स में कन्वर्ट हो गए। और इनकी खास बात होने के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो सबसे पहले खास बात को डिस्कस करें कि ये रेडिएशन से इम्यून हो सकते हैं। दूसरा, ये उसी रेडिएशन को इस्तेमाल करके खुद को हील भी कर सकते हैं। और तीसरा, इसी रेडिएशन के चलते वो खुद को लगभग इमोर्टल बना लेता है इतनी हार्श कंडीशन में भी। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसी रेडिएशन के चलते वो धीरे धीरे फिरल गोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फिरल गोल क्या होता है? तो फिरल गोल लास्ट फॉर्म होता है गोल्स का। आपने लास्ट एपिसोड में लूसी की माँ को देखा होगा और इन जैसे को भी। एक बार जब फिरल गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पूरी तरीके से अपनी ह्यूमैनिटी और सैनिटी खो देते हैं और बहुत हद तक एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। इनसे बचने का भी उपाय है, कुछ मेडिसिन है। पहले येलो वाइन्स और दूसरा रेड अवे। तो पहले येलो वाइन्स की बात करें तो इसे गोल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। हमने 4th एपिसोड में देखा कि लूसी को एक मेडिसिन देते हुए ये मेडिसिन गोल्स को फिरल गोल्स पे कन्वर्ट होने से रोकता है। शो में दिखाया गया येलो वाइन्स के रेगुलर इस्तेमाल से गोल्स को लंबे समय तक एलाइव और नॉन फिरल रखने में मदद करता है। हालांकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। गेम के अकॉर्डिंग अगर आप एक दिन भी ये येलो वाइन्स कंज्यूम नहीं करते हो तो आप फिरल गोल में कन्वर्ट होना शुरू कर दोगे। अब बात करते हैं रेड अवे की। तो इसे सर्वाइवर्स के द्वारा सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टलैंड के अंदर जो रेडिएशन के चलते उनके शरीर में जो पॉइजन बनता है उसे ट्रीट करता है ताकि वो उस पॉइजन से बच सके। अब बात करते हैं राइडर्स की। तो ये राइडर्स कौन है? तो इस सीरीज में राइडर्स को ऊपरी दुनिया के लोग कहा गया। इनके पास कोई फिक्स सोसाइटी या गवर्नमेंट नहीं होता। ये गैंग्स और ग्रुप में ऑपरेट करते हैं। इनका मेन काम होता है अकेले ट्राइबल्स या छोटे टाउन्स को लूटना और उन पर हमला करना। इनका कोई मॉरल कंपास नहीं होता, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉलआउट सीरीज के अंदर हमने हर एपिसोड में एक अलग अलग रूप में इन्हें देखा है। और ऑफ कोर्स इन सीरीज के अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ली मॉल्डिवर, वो भी एक राइडर है। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, इन पर मैं बाद में बात करता हूँ। अब बात करते हैं ब्रदरहुड की। तो ये कौन है? तो ब्रदरहुड का मेन एजेंडा यही है कि वो टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करके रखे और उसके यूसेज को रेगुलेट करे। उनका मानना यही है कि ह्यूमैनिटी अपने आप को बर्बाद करने के लिए टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं ताकि एक और एपोकलिप्स होने से रोक सके। अब इसी के साथ एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये फिर अच्छे लोग हैं या फिर बुरे लोग हैं? तो सीरीज के अंदर ब्रदरहुड ऑफ स्टील को ना ही हम पूरी तरीके से अच्छे कह सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से बुरे। सीरीज के अंदर हमें इनका डार्क साइड भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, जैसे कि एब्यूजमेंट और हैरेसमेंट। तो ब्रदरहुड स्टील को पूरी तरीके से गुड या फिर एविल के रूप में देखना उसके एक्शन और मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, जो कि सीरीज के डिफरेंट पार्ट्स पर वेरी करता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की। तो इस सीरीज में हमें अच्छा स्टोरी टेलिंग के साथ साथ हमें बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने के लिए भी मिला। सबसे पहले तो कॉपर हावर्ड, लूसी, मैक्सिमस और हम नॉर्म को कैसे भूल सकते हैं। अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले कॉपर के बारे में बात करते हैं। तो वो अपने दौर का सबसे महान और बेहतरीन एक्टर में से एक था। लोग उसके फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ के लिए पागल थे। लेकिन बॉम्बिंग के पहले हम उसे देखते हैं कि एक बर्थडे पार्टी को अटेंड कर रहा होता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि अब उसकी इतनी हैसियत रह नहीं गई, वो अपने डाउनफॉल को फेस कर रहा होता है। अब इसको समझने के लिए हमें लास्ट एपिसोड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ली मॉल्डिवर कॉपर को अपनी बीवी की जासूसी करने के लिए बोलता है और वो कर भी लेता है। उस जासूसी के चलते उसे पता चलता है कि उसकी बीवी बॉर्ब वोल्टेक और कुछ कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करने की प्लान बना रहा है। अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसने वोल्टेक के खिलाफ या तो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके चलते उसका रेपुटेशन खराब हो गया। और ये जाहिर भी है क्योंकि हमने उसे हमेशा कॉपर के साथ देखा है, या तो स्टूडियो में या तो पार्टी में। लेकिन उस बर्थडे पार्टी में उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी। अब उसके बीवी के पास शायद दो रास्ते होंगे, या तो वोल्टेक या तो कॉपर, और उसने ऑफ कोर्स वोल्टेक को चुना। तो अब क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉर के बाद क्या और कॉपर उस कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? तो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद वो पूरी तरीके से गोल में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक बाउंड्री हंटर के रूप में काम करता है। अब उस कब्रिस्तान के क्वेश्चन पर आते हैं। तो कॉपर उसी कब्रिस्तान में रहता है। कॉपर हावर्ड को कभी कभी असाइनमेंट के चलते उस ग्रेव से बाहर निकाला जाता है और काम होने के बाद उसे फिर से उसे वहीं पे दफना दिया जाता है। अब बात करते हैं उसकी जबरदस्त कैरेक्टर आर्क की। तो एपिसोड 3 को जरा याद करिए, किस तरीके से उसने शूटिंग के दौरान बॉब को गोली मारने से मना कर दिया। उसका ये उसे हम्बल एंड नाइस पर्सनालिटी को दर्शाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर
कैरेक्टर उसे समझाता है कि बुरे हालातों में भी हीरोज को इतने बड़े कदम लेने पड़ते हैं, और एग्जैक्टली हम 4th एपिसोड में यही देखते हैं कि वो उसे गोली मार देता है। और वही सेम चीज वो अपनी रियल लाइफ में भी अपना लेता है। वो समझ चुका होता है कि इस हालत में उसे अपने या अच्छे विचार जिंदा नहीं रखेंगे और उसे कड़े कदम लेने होंगे। और इसी तरीके से नाइस से ब्रूटल बनने तक का यह सफर उसका जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट को दर्शाता है। एक डायलॉग हमेशा बोला गया है इस सीरीज में कि हर कोई इस दुनिया को सुधारना चाहता है, बस सबकी तरीका अलग है, और वही इसका तरीका है। और इसी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ सीधा सीधा जुड़ा है लूसी। अब लूसी पर आते हैं। लूसी का कैरेक्टर भी बिल्कुल इसी की तरह होता है। ऑनेस्ट, बिल्कुल नेक दिल, नॉन एग्रेसिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, बिल्कुल डोरा की तरह। उसे हम डोरा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसकी खुद की वैल्यूज और मॉडल्स भी थी, बिल्कुल कॉपर की तरह, दूसरों की मदद करना और नॉन वायलेंस नीति को अपनाना। कॉपर उसे हर बार बोलता था कि तुम भी बिल्कुल एक दिन मेरी जैसी बन जाओगी। उसके बदले में उसका हमेशा ये रिप्लाई यही आता था कि बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बदल जाती है जब उसने अपने हाथों से अपनी माँ को मार दिया। उसी समय उसके मोरल और वैल्यूज भी बदल गए, जिस तरीके से कॉपर का बदल गया था। वो भी समझ जाती है कि अगर इस दुनिया में उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने हाथों गंदे करने पड़ेंगे। उसके ये अच्छी नीति की सोच उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। और उसी समय उसके कैरेक्टर में जबरदस्त चेंज देखने के लिए मिलता है। और हमें फिर से वो डायलॉग याद आता है कि इस दुनिया को सभी बदलना चाहते हैं, सबके तरीका बस अलग है। वो उसी समय कॉपर के साथ चले जाता है अपने प्यार मैक्सिमस को छोड़ के, जो कि उसके कैरेक्टर को डेप्थ प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं मैक्सिमस की। तो बचपन में उसने अपने आंखों के सामने उसकी पूरी सिटी को बर्बाद होते देखा और वहीं एक वेंडर मशीन के अंदर जाके छुप गया। उसके बाद उससे ब्रदरहुड ने रेस्क्यू किया और बाद में ब्रदरहुड ने उसके अपने टीम में शामिल कर लिया। लेकिन मैक्सिमस को ब्रदरहुड में बहुत ज्यादा बुली का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी है। हालांकि टाइटस के घमंडे रवैया से तंग आकर मैक्सिमस उसे मरने देता है और उसका पावर आर्मर ले लेता है। उसके बाद हमें एक जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए मिलता है लूसी और उसके बीच। जब 7th एपिसोड में लूसी के साथ वो वर्ल्ड टेक में जाता है, तभी वो समझ जाता है कि उसको एक फैमिली की जरूरत है और प्यार की, जो कि उसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। और आखिर में लूसी अपने प्यार को छोड़कर जब जाती है, मैक्सिमस को वजह मिल जाती है उसे दोबारा ढूंढने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। और इतना ही नहीं, उसके सामने और एक चुनौती होती है, ब्रदरहुड के साथ मिलकर कोशिश करना इस दुनिया को पहले जैसे स्टैब्लिश करने के लिए। अब इससे पहले ली मॉलदीवर पर बात करें, उससे पहले हमें नॉन मैकलेन पर बात करनी चाहिए। तो वो भी लूसी का भाई होता है, बहुत ज्यादा कमजोर और आलसी पर्सनैलिटी ओन करता है, लेकिन उसका एक सुपर पावर भी है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लूसी जाने के बाद हमें वोल्ट 33 को उसके नजरिए से दिखाया गया। उसे राइडर्स तक खाना पहुंचाने की सजा मिली थी। उनमें से एक राइडर्स ने उससे कहा था कि वोल्ट 32 के लोग बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं थे। फिर जाके वो वोल्ट 32 में लॉग इन होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉग इन नहीं हो पाता। उसका शक बढ़ने लगता है और वो उसके कजन चीट निकल पड़ता है वोल्ट 32 की तरफ। और वहाँ जाके वो डिस्कवर करता है कि वोल्ट 32 के लोग 2 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन ये इनके साथ हुआ कैसे? और सबसे शॉकिंग बात, वोल्ट 32 के गेट को बाहर से खोला गया था और खोलने वाली उसकी खुद की माँ रोज थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी पता लगा लेता है कि कुछ तो घर पर है। वोल्ट 32 में रखा जितने भी लाशें हैं, सबके सब वोल्ट 31 की तरफ इशारे कर रहा था। और वो ये भी पता लगा लेता है कि हमें जितने भी ओवरसीज देखने के लिए मिले हैं, वोल्ट 31, वोल्ट 32, वोल्ट 33, सबके सब वोल्ट 31 से आया है। और वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो अजीब है। हमें 5th एपिसोड में दिखाया गया कि बेटी वोल्ट 32 को दोबारा से स्टैब्लिश करने की बात कर रहा था और वो पूरी तरीके से डिजास्टर को छुपा देती है। लास्ट में जब नॉर्म अपनी माँ और उसकी पिप बॉय, तो पिप बॉय वही चीज है जो उनके हाथों में वो जो डिवाइस लगा होता है उसी पिप बॉय कहते हैं। तो नॉर्म आखिर में जब उसकी माँ और उसकी पिप बॉय के बारे में पूछ रहा होता है, तो बेटी कहती है उसकी माँ के बाप और उसने मिलकर दफना दिया। लेकिन हमें पता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसकी माँ अब भी जिंदा थी। और 7th एपिसोड में हम देखते हैं कि वोल्ट 33 के लोगों को वोल्ट 32 में स्टैब्लिश किया जा रहा होता है और तभी वो चुपके से ओवरसीज के कंप्यूटर से वोल्ट 31 को मैसेज करता है। और वो इसके लिए बहुत ज्यादा बोल्ड एक मूव था। बाद में वहां जाके वो देखता है कि वोल्ट 31 में वोल्टेक एम्प्लॉयज क्रायोजेनिक फ्रोजन में है। इससे उसका पूरा रियलिटी बदल जाता है। हालांकि अंत में वहां से निकल नहीं पाता और हमें ये पता नहीं होता कि वो अपने पापा के पॉट में जाके दोबारा से सो गया या तो फिर वहां पे बेटी आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि वोल्ट 31 एक्चुअली में है क्या और वोल्ट 32 के लोगों के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो सबसे पहले वोल्ट 31 पर आते हैं। तो वोल्ट 31 में वोल्टेक के कई कर्मचारियों को क्रायोजेनिक स्टेट में फ्रोजन किया गया था। ये सब बुध के एक ग्रुप प्रयोग का हिस्सा थे जो कि वोल्टेक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। बुध का योजना था कि वो इन फ्रोजन जूनियर एम्प्लॉयज को इस्तेमाल करके दुनिया के ऊपर के हिस्से को फिर से बसाए। इन एम्प्लॉयज को बुद्स के नाम से जाना जाता था। इनका मानना था कि इन एम्प्लॉयज को परीक्षित करके वो एक नया समाज की स्थापना कर सकते हैं जो कि वोल्टेक के नियम अनुसार पूरी तरीके से चलेंगे। अब बात करते हैं उस रोबोट की। तो वो रोबोट बूथ एक्सकिन है। बूथ का दिमाग उस रोबोट के अंदर फिट किया गया था और ये रोबोट वोल्ट 31 के ओवरसीज के रूप में काम करता है। और इन सब के साथ एपिसोड 1 का वो शादी भी जुड़ा हुआ है जो कि टर्मिनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है। हर 3 साल में एक बार ये आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है वोल्टेक के बीच संसाधनों का आदान प्रदान
नुकसान हो सके। असल में ये एक ग्रुप रोग का हिस्सा था जो कि वोल्टेक के द्वारा चलाया जा रहा था। टर्मिनेटर के दौरान वोल्ट 31 के कुछ फ्रोजन एम्प्लॉयज को दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाता है, जैसे कि हमने इस लिस्ट पे देख सकते हैं बेटी और हांग, लूसी के पिता। अब बात करते हैं कि वोल्ट 32 में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसे समझने के लिए हमें लास्ट एपिसोड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स के लोगों के बीच मीटिंग चल रहा होता है। उनमें से ये बिग एमटी कंपनी के ओवरसीज का कहता है कि हम एक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा लोग भर देंगे कि वो लोग सर्वाइव के लिए अपने आप से ही लड़ने लग जाएंगे। और अगर हम उन लाशों को ठीक से देखें तो हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। और इतना ही नहीं, खाने की कमी की वजह से भी वो शायद बौखला गए होंगे और उन्हें खुद की जान खुद ही ले ली। और फिर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है वी नो द ट्रूथ, जिसकी वजह से उन लोगों ने बगावत कर दी होगी। इसके बदले में वोल्ट वालों ने उन सबको मरवा दिया, जिस तरीके से वोल्ट 33 के कैदियों को मार दिया गया। आफ्टर ऑल वो सबके सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। अब इसी के साथ हम वोल्ट 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ के लोग इतने ज्यादा अलग क्यों दिखते थे और ये सब ली मॉल्दिवर की पूजा क्यों कर रहे थे? वोल्ट 4 न्यूक्लियर अटैक से पहले से ही चल रहा था और ये लोग यहाँ पे इंसानों और रेडिएशन रेजिस्टेंट प्राणियों के बीच एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे कुछ अजीब दिखने वाले ह्यूमन हाइब्रिड्स का जन्म हुआ। लेकिन इन टेस्ट सब्जेक्टों ने इन एक्सपेरिमेंट से तंग आकर विद्रोह कर दिया और इवेंचुअली वोल्ट पर नियंत्रण कर लिया। अब वोल्ट 4 और वोल्ट 32, 33 में एक मेजर डिफरेंस यही है कि वोल्ट 4 के लोगों ने बाहर की दुनिया मतलब राइडर्स को अपना लिया, लेकिन वोल्ट 32 और 33 के लोगों ने हमेशा इनसे दूरी बनाए रखी। वोल्ट 4 एक शरणस्थल बन गया वेस्टलैंडर के सर्वाइवर्स के लिए, जिससे यहाँ एक अनोखी संस्कृति और समाज का विकास हुआ। अब बात करते हैं कि वो लोग ली मॉल्दिवर की पूजा क्यों कर रहे थे। तो वोल्ट 4 के लोग उन्हें फ्लेम मदर के रूप में पूछती हैं। असल में वोल्ट 4 के लोग वेस्टलैंडर के सर्वाइवर्स हैं और उन्हें ये लगता है कि ली मॉल्दिवर उनके खोया हुआ संसार उन्हें वापस कर सकता है। और हाँ, हमने ये देखा भी है कि ली मॉल्दिवर का असली उद्देश्य यही था कि वो कोल्ड फ्यूजन का इस्तेमाल करके फिर से एक हेल्दी समाज का नियंत्रण कर सके। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रह चुके हैं इस यूनिवर्स को लेकर, जैसे कि कोल्ड फ्यूजन है क्या और डॉक्टर सीगी कौन है और उसके पीछे क्यों सब पड़े थे और वो मॉल्दिवर 200 सालों तक जिंदा कैसे रही और क्यों था वोल्टेक और उसके बीच की दुश्मनी। और फिर दी ग्रेट वॉर के बाद कॉपर के फैमिली के साथ क्या हुआ, वोल्टेक का मेन मकसद क्या था और उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लाऊंगा। अब आप लोगों से एक बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम जैसे छोटे चैनलों के लिए पूरे सीरीज को देखकर उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाकर अपलोड करने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा बना नहीं है और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो बुरा लगा तो आप डिसलाइक करिए और कुछ नहीं तो यार गालियां ही लिख दो कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कैसी बनी है और मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि मैं आगे चल के ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और बना पाऊँ और मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।